हाँ जी, रिवाइज करें। कल क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था सबसे पहले प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मटेरियल, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, कुछ यूजफुल बनाना, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलिटी को ऐड ऑन करने में हेल्प करता है। कैसे कैसे? विद द फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। देन प्लेस यूटिलिटी में दो था, एक तो ट्रांसमिट, देन एक और था टाइम यूटिलिटी, मतलब ऑफ सीजन अवेलेबल करवाना सामान का। सर्विस यूटिलिटी मतलब यूटिलाइज करके किसी को यूटिलिटी प्रोवाइड करवाना। प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ टेंजिबल इनपुट टू टेंजिबल आउटपुट नहीं होता, इसका मतलब इंटेंजिबल इनपुट से इंटेंजिबल आउटपुट में भी कन्वर्ट करना होता है। देन अपन ने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से होते हैं? पहला था एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? natural features, free gift, supply of land is fixed. In terms of economy it is perfectly elastic, but in terms of form it is relatively elastic. Then it has indestructible powers, उसके एक बार कम हो सकते हैं पर दोबारा से रीजनरेट किया जा सकते हैं। पैसिव फैक्टर, लैंड खुद कुछ भी नहीं कर सकता, इमोबाइल है, लैंड मूव नहीं कर सकती, हेट्रोजीनियस, सब अलग अलग होते हैं एंड डिफरेंट यूजेस होते हैं। लेबर क्या होता है? जो भी मेंटल एक्सर्शन आप करते हैं और जिसके रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ मिलता है, उसको क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर क्या है? दे आर द ह्यूमन एफर्ट्स। लेबर इज पेरिशेबल, मतलब अगर एक दिन का लेबर लॉस्ट हो गया तो कुछ भी करके वो दोबारा 100% रिकवर नहीं कर सकते। लेबर हैज नो रिजर्व प्राइस, लेबर को लेबरर से अलग नहीं किया जा सकता। हर लेबर की पावर अलग अलग होती है, सारा लेबर जरूरी नहीं है प्रोडक्टिव हो। लेबर्स की पुअर बार्गेनिंग पावर होती है। पुअर बार्गेनिंग पावर मतलब एम्प्लॉइज को बॉस से फाइनेंशियली वीक होते हैं, इसको इतना बार्गेन नहीं कर सकते। चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। वेज रेट पे डिपेंड करता है। अगर वेज रेट पर घंटे के हिसाब से मिल रही है तो वो लेबर ज्यादा लेजर कम, तो वेज रेट पर डे के हिसाब से मिल रही है तो वो लेजर ज्यादा और लेबर कम करेंगे। लेबर इज मोबाइल, लेबर खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, खुद कुछ भी कर सकता है एंड मोर एडजस्टमेंट इन द सप्लाई ऑफ लेबर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कितना भी पैसा बढ़ा दो उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता अगर टाइम पीरियड आपके पास बहुत कम है तो। देन कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? वेल्थ का जो बड़ा पार्ट जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूजफुल होता है उसको वेल्थ कैपिटल कह देते हैं। बहुत सारी तरह की कैपिटल थी, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब ड्यूरेबल नेचर की जो कैपिटल होती है, ड्यूरेबल मतलब जिसको बार-बार काम में ले सकते हैं। सर्कुलेटिंग कैपिटल, जिस चीज को सिर्फ एक ही बार काम में ले सकते हो। रियल कैपिटल मतलब फिजिकल गुड्स, फिजिकल गुड्स। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन स्किल्स, एबिलिटी एक्सेट्रा। टेंजिबल कैपिटल जिस चीज को टच किया जा सकता है उसको टेंजिबल कहते हैं। इनटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल कैपिटल मतलब सोशल कैपिटल, सोसाइटी को बिलोंग करती होगी। सम कैपिटल जो सिर्फ एक ही चीज बनाने के लिए काम में ली जाती है एंड फ्लोटिंग कैपिटल जिसको मल्टीपल जगह पे काम में लिया जा सकता है। देन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब रियल कैपिटल का स्टॉक को इंक्रीज करना, उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इसकी 3 स्टेजेस थी। पहली थी सेविंग, सेविंग डिपेंड्स ऑन propensity to save। देन सेविंग हो गई, उसके बाद क्या करो? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फिर उसके बाद क्या करो? इन्वेस्टमेंट। तो आपका वो कह देंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलो आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बंदा खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बंदा किसी भी बिजनेस को इनिशिएट करता है, उस बिजनेस में जितने भी रिस्क आ रहे हैं उन सारे रिस्क को बेयर करता है, उस बंदे को क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर को आप ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हो, उसको आप मैनेजर भी कह सकते हो और उसको आप रिस्क टेकर भी कह सकते हो।
एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। एक तो उसका काम है बिजनेस को इनिशिएट करना एंड रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेशन करना। इनिशिएटिंग मतलब शुरू करना, उसका काम होता है एंटरप्रेन्योर का कि कोई भी बिजनेस को शुरू करना उसका काम होता है बिजनेस को शुरू करना। रिसोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। रिसोर्स कौन सी है आपकी? लैंड, लेबर, कैपिटल। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन बिठाएगा? एंटरप्रेन्योर बिठाएगा। अगर आपने लैंड ली है तो उसके बदले क्या देना पड़ेगा? रेंट। लेबर दी है तो उसके बदले वेजेस, और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट होना चाहे लॉस। इसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसा बचता है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है या फिर वो आपके लिए लॉस हो सकता है। तो ये सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट देने के बाद, वेजेस देने के बाद और इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा बचेगा वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होगा, अदरवाइज एंटरप्रेन्योर का क्या होगा? लॉस होगा। एंटरप्रेन्योर का काम होता है किसी भी बिजनेस को शुरू करना एंड रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। सेकेंड एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है दैट इज रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हर तरीके का रिस्क लेता है, चाहे उस रिस्क के अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस करवाया है, चाहे उस रिस्क के अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट अपन इंश्योरेंस करवाते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट अपन इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। जैसे चोरी हो गई तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि चोरी हो गई तो हमें वापस मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा। आग लग गई तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। पर अगर टेररिस्ट अटैक हो गया तो उसके अगेंस्ट आप क्या इंश्योरेंस करवाओगे? उसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। अर्थक्वेक आ गया तो उसके अगेंस्ट आप कोई इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो चाहे इंश्योरेबल रिस्क हो चाहे नॉन इंश्योरेबल रिस्क हो, हर तरह के रिस्क को एंटरप्रेन्योर खुद बेयर करता है, क्योंकि बिजनेस रन करता है एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट डायनामिक है, अनसर्टेन है, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस हो सकता है। तो चाहे कोई भी रिस्क हो, चाहे उसका फाइनेंशियल रिस्क हो तो भी उसको बेयर करना पड़ेगा, चाहे उसका टेक्नोलॉजिकल रिस्क हो, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज हो गया तो भी उसको बेयर करना पड़ेगा, चाहे उसको कोई इन्वेंशंस करने हो, कोई इंप्रूवमेंट करना हो, सारी तरीके के रिस्क उसको बेयर करने पड़ते हैं, एंटरप्रेन्योर को बेयर करने पड़ते हैं। तो सेकंड फंक्शन एंटरप्रेन्योर का क्या होता है? रिस्क बेयरिंग का फंक्शन होता है। देन थर्ड फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर का? दैट इज इनोवेशन। थर्ड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब कुछ भी नया करना, कुछ भी इंप्रूव करना। आपके काम करने के मेथड्स को आप जो इंप्रूव करते हो, नया काम करने का तरीका है, उसी मेथड को आपने और इनोवेट करके और इंप्रूव कर दिया तो उस चीज को क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं। तो अगर एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करवाना है और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करवाना है तो उसको इनोवेशन करना पड़ेगा। उसके बिजनेस में कुछ इनोवेशन होना चाहिए तो ही वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सक्सेस अचीव कर सकता है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के तीन फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शंस अपन ने पढ़े? पहला इनिशिएटिंग द बिजनेस एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। रिसोर्स कोऑर्डिनेशन मतलब लैंड के बदले वो रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। उसके बाद अगर उसके पास कोई पैसा बचता है तो उसका प्रॉफिट, नहीं तो उसके लिए लॉस। सेकंड क्या है? हर तरीके का रिस्क वो खुद बेयर करता है, चाहे वो इंश्योरेबल रिस्क हो, चाहे वो नॉन इंश्योरेबल रिस्क हो, चाहे टेक्नोलॉजी रिस्क हो, फाइनेंशियल रिस्क हो, कोई भी रिस्क हो। देन इनोवेशन, कुछ भी नया करने का तरीका, नया इंप्रूवमेंट लाने का तरीका जो होता है उसको क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं। तो अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सक्सेसफुली रन करवाना है तो उसके बिजनेस में इनोवेशंस होने बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताई जाती है। फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। मतलब
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि 10 लेबर और 2 मशीन ने मिलकर टोटल कितनी यूनिट्स बनाई, 50 यूनिट, तो ये भी आपकी फिजिकल इनपुट हो गए कि 10 लेबर और 2 मशीन हो गई, और ये 50 यूनिट आपका क्या हो गया, फिजिकल आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप बताई जाती है बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन में उनकी इकोनॉमिक या मॉनेटरी वैल्यू नहीं बताई जाती, इकोनॉमिक या फिर उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो यहाँ पे नहीं बताई जाती। मैं कभी भी प्रोडक्शन फंक्शन में ऐसा नहीं कहती कि जो 10 लेबर हायर किए उनको मुझे 1 लाख रुपए देने हैं और जो 2 मशीन है वो 5 लाख की 2 मशीन आई, उसकी हेल्प से मैंने कितने हजार का, मैंने सपोज 70,000 का मेरा काम प्रोडक्शन किया है। मैं कभी भी रुपए के टर्म्स में बातें नहीं करती, मैं ये कहती हूँ यहाँ पे कि इतने लेबर और इतनी मशीन ने मिलकर इतना यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे फिजिकल इनपुट आउटपुट की बात की जाती है, उनकी इकोनॉमिक मॉनेटरी टर्म्स में उनकी क्या वैल्यू, उसकी यहाँ पे कोई बात नहीं की जाती। समझ में आ गया कि प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, नॉट द इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू, की मॉनेटरी वैल्यू नहीं बताते। यहाँ बताते हैं कि जो इनपुट आप लगा रहे हो उससे आप मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर रहे हो। मैं कह रही हूँ 10 लेबर और 2 मशीन मैक्सिमम कितना यूनिट्स बना सकती हैं, 50 यूनिट्स। ये जो 50 यूनिट्स है ये क्या है, आपकी मैक्सिमम लिमिट है, कितने लोग मिलकर मैक्सिमम इतना बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन को डिनोट किया जाता है Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L कॉमा K। Q का मतलब आउटपुट, L का मतलब लेबर और K का मतलब कैपिटल। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो आप दो टर्म्स में पढ़ते हो, एक तो आप पढ़ते हो शॉर्ट टर्म और एक आप पढ़ते हो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब मेरे पास समय इतना कम है, मेरे पास समय इतना कम है कि किसी भी हालत में मैं मशीन को, बिल्डिंग को इंक्रीज नहीं कर सकती, सिर्फ लेबर को बढ़ाकर ही मैं मेरा आउटपुट को बढ़ा सकती हूँ। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, यहाँ पे एक वेरिएबल, एक फैक्टर तो वेरिएबल होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एक फैक्टर तो वेरिएबल होता है और एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स्ड होता है। आपके पास टाइम पीरियड इतना कम है कि अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं लेबर तो बढ़ा सकती हूँ, पर मैं किसी भी हालत में मशीन नहीं बढ़ा सकती, किसी भी हालत में मुझे बिल्डिंग और एक और खड़ी करनी है तो वो मैं नहीं कर सकती, किसी भी हालत में आप अपनी लैंड को नहीं बढ़ा सकते। मतलब टाइम पीरियड कम है, मेरे पास 4 दिन का समय है, मुझे, मैं पहले बना रही थी 50 यूनिट, 4 दिन के अंदर मुझे 70 यूनिट बनानी है, तो 4 दिन के अंदर मैं नई मशीन नहीं खरीद सकती, उसको आने में टाइम लगेगा। 4 दिन के अंदर मैं नई जमीन नहीं खरीद सकती, 4 दिन के अंदर मैं नई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकती, तो 4 दिन के अंदर मैं ये सारी चीजों को चेंज नहीं कर सकती, इसलिए फैक्टर्स तो क्या हो गए, फिक्स्ड फैक्टर्स, और जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ दैट इज वेरिएबल। 4 दिन के अंदर मैं 50 लेबर और लेकर आ सकती हूँ मेरे पास काम करवाने के लिए, तो वो वेरिएबल फैक्टर हो गया। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक फैक्टर तो वेरिएबल मतलब सिर्फ लेबर वेरिएबल, एटलीस्ट ये वर्ड मत भूल जाना, एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स होता है, कम से कम एक फिक्स होता है, मतलब आपका एक तो फिक्स होना ही चाहिए, इसके एक के अलावा एक से ज्यादा फैक्टर्स भी आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड हो सकते हैं। आपकी मशीन तो फिक्स होगी उसके साथ आपकी लैंड बिल्डिंग भी फिक्स हो सकती है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक फैक्टर वेरिएबल और एटलीस्ट वन फैक्टर क्या होता है, आपका फिक्स होता है। जबकि अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं तो जितने फैक्टर्स होते हैं वो सब क्या होता है, वेरिएबल। सपोज मेरे पास 3 सालों का समय है, कितना समय है, 3 सालों में मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो क्या इन 3 सालों में मैं लेबर बढ़ा सकती हूँ, हाँ। क्या इन 3 सालों में मैं नई मशीन खरीद सकती हूँ, हाँ। क्या इन 3 सालों में मैं नई बिल्डिंग खड़ी कर सकती हूँ अपने लिए, हाँ। क्या इन 3 सालों में मैं नई जमीन खरीद सकती हूँ अपने लिए, हाँ। मतलब मैं जिस फैक्टर को बढ़ाना चाहूँ वो फैक्टर यहाँ पे मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। तो लॉन्ग रन के अंदर तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, जबकि शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर वेरिएबल और कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। तो शॉर्ट रन के अंदर आप प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं,
Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L कॉमा K और K के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये फैक्टर तो कैसा है, फिक्स्ड फैक्टर है प्रोडक्शन का, और ये फैक्टर कैसा है आपका, वेरिएबल फैक्टर है प्रोडक्शन का। L का मतलब जनरली क्या होता है, लेबर, और K का मतलब जनरली अपन क्या मानते हैं, कैपिटल या फिर मशीन मान लेते हैं K का मतलब। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब टाइम इतना कम है कि अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो मैं लेबर को तो बढ़ा सकती हूँ, बट इसके अलावा किसी भी और फैक्टर को नहीं बढ़ा सकती। तो शॉर्ट रन में एक फैक्टर वेरिएबल और कम से कम एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि अगर अपन लॉन्ग रन की बात करें तो टाइम पीरियड मेरे पास इतना सफिशिएंट है कि मैं चाहूँ जिस वेरिएबल फैक्टर, जिस फैक्टर को बढ़ा सकती हूँ। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं आपके लिए, वेरिएबल होते हैं। अगर अपन बात करें डिफरेंस देखें फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स में डिफरेंस। Fixed factor does not change with the change in level of output, not change with the change in level of output। है ही फैक्टर फिक्स, उसको आउटपुट के साथ चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज विद दी लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा है तो वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। क्या कह रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज पहले मेरे पास दो मशीन थी, वो दोनों मशीन पे जितने भी लेबर काम करते थे वो 10 यूनिट बना पा रही थी। अब अगर मुझे 15 यूनिट बनानी है तो भी मेरे पास कितनी मशीन है, दो। अगर मुझे 25 यूनिट बनानी है तो भी मेरे पास मशीन कितनी है, दो। तो फिक्स फैक्टर, शॉर्ट रन की बातें कर रही हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ, फिक्स फैक्टर की एप्लीकेशन चेंज नहीं हुई विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। अगर अपन यही वेरिएबल फैक्टर की बात करते, लेबर की बात करते, तो मेरे को 10 यूनिट बनाने के लिए पहले मेरे पास कितने लेबर थे, 5। हाँ जी, 10 यूनिट बनाने के लिए मेरे पास लेबर कितने थे, 5। 15 यूनिट बनाने के लिए सपोज 2 लेबर और बढ़ा दिया, और 20-25 यूनिट बनाने के लिए मैंने 2 लेबर और बढ़ा दी। तो वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो रहा है विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, बट फिक्स फैक्टर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितना भी हो फिक्स फैक्टर उतना रहेगा, पर वेरिएबल फैक्टर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ेगा। Fixed factors are installed before actual output commences. Before actual output commences. एक्चुअल आउटपुट होने से पहले, मतलब आउटपुट आपका 0 भी है तो भी आपने एक मशीन लाकर रख दी, आपके पास कितनी मशीन है, 2 मशीन है। मुझे 2 मशीन पे काम करना है, तो ऐसा नहीं मशीन आते ही चलाना शुरू नहीं करते थे। आई मशीन, आज आई, आज मेरा आउटपुट उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी मेरी 2 मशीन थी। कल मैंने उस मशीन पे ट्रेनिंग की, मैंने सीखा, उसका गाइड मैनुअल पढ़ा, तो उस टाइम पे भी मैंने 0 प्रोडक्शन किया तो भी मेरे पास 2 मशीन थी। अगले दिन मैंने सिर्फ 1 यूनिट बनाकर देखी वो कैसा प्रोडक्शन करती है, तो मेरी आउटपुट 1 था तो भी मेरा फिक्स फैक्टर कितना था, 2 ही था हमेशा। तो अगर आउटपुट 0 है तो भी फिक्स फैक्टर कितना है आपका, 2 ही रहेगा। तो आउटपुट होने से पहले ही फिक्स फैक्टर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। जबकि अगर अपन वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो आउटपुट 0, तो आपका कोई लेबर हायर करोगे नहीं, लेबर हायर नहीं किया तभी तो आउटपुट 0 हुआ। अगर मैंने कोई लेबर हायर किया तो सपोज उसने ये आउटपुट बनाया, मैंने दूसरा लेबर हायर किया तो उसने ये आउटपुट बनाया। तो वेरिएबल फैक्टर चेंजेस विद द चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट, जबकि फिक्स फैक्टर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आ गया? आउटपुट 0 तो भी फिक्स फैक्टर उतना रहेगा, पर आउटपुट 0 तो वेरिएबल फैक्टर भी 0, और आउटपुट बढ़ेगा तभी आपका वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा, तभी वेरिएबल फैक्टर। समझ में आ गया? फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन शॉर्ट रन के लिए पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन का फिक्स फैक्टर और शॉर्ट रन का वेरिएबल फैक्टर। अब इसमें मैं बीच में एक दो टॉपिक छुड़वा के पहले आप लोगों को करवा रही हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए। मैं टोटल प्रोडक्शन कुछ चीजें छुड़वाई है पर वो मैं बाद में करवा दूंगी आपको, ठीक है? पहले अपन करेंगे टोटल प्रोडक्ट सीखेंगे। टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सपोज एक मशीन है, अगर उस पे 4 लेबर काम करते तो वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होती, बहुत अच्छे से यूटिलाइज होती। उस मशीन को फुल यूटिलाइज करने के लिए मुझे कितने लेबर चाहिए, 4। पहला लेबर आया उस मशीन के ऊपर तो उसने सपोज 5 यूनिट बनाई, कितनी बनी, 5। अभी मशीन मेरी यूटिलाइज नहीं किया।
सेकंड लेबर आया तो ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है मशीन का, तो उसने कितनी बना दी 60। थर्ड लेबर अभी और ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसने 10 यूनिट बना दी। फोर्थ लेबर आया अभी और ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसने 12 यूनिट बना दी। अगर मुझे निकालना इन चारों ने मिलकर टोटल कितनी यूनिट बनाई तो कैसे निकालोगे, 5 + 7 + 10 + 12। तो इन चारों ने मिलकर टोटल कितनी यूनिट्स बना दी, 34 यूनिट्स बना दी। तो इस 34 यूनिट्स को क्या कहा जाता है, टोटल प्रोडक्ट या टीपी कहा जाता है। सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर ने मिलकर टोटल कितना प्रोडक्शन किया है उसी को क्या बोला जाता है, टोटल प्रोडक्शन या टीपी बोला जाता है। समझ में आ गया टीपी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है आपका एमपी। नेक्स्ट है एमपी। एमपी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्ट होता है। सपोज 4 लेबर ने मिलकर टोटल कितनी यूनिट्स बनाई, 34 यूनिट्स बनाई। 5 लेबर ने मिलकर टोटल कितनी यूनिट्स बनाई, 44 यूनिट्स बनाई। मैं कहूंगी एडिशनल लेबर के आने की वजह से एडिशनल कितनी यूनिट बनी। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है टीपीएन - टीपीएन - 1। एडिशनल लेबर लगने की वजह से एडिशनल कितनी यूनिट बनी। तो टीपीएन मतलब टीपी ऑफ 5 - टीपी ऑफ 4। तो टीपी ऑफ 5 है 4, 44 और इसका ये है 34। तो एडिशनल लेबर ने कितनी यूनिट्स बनाकर दी, मुझे 10 यूनिट्स बनाकर दी। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब एडिशनल वेरिएबल फैक्टर आने की वजह से एडिशनल कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको मार्जिनल प्रोडक्शन कहा जाता है। अगर ऐसा होता कि 4 लेबर ने मिलकर तो 34 यूनिट्स बना दी और 7 लेबर ने मिलकर 50 यूनिट्स बना दी, अगर ऐसा कुछ होता तो जब एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस आएगा वेरिएबल फैक्टर्स में, एक का डिफरेंस था तो एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, टीपीएन - टीपीएन - 1। और जब एक से ज्यादा का डिफरेंस होता है वेरिएबल फैक्टर में तो उस टाइम पे एमपी कैसे निकालते हैं अपन, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टीपी का मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ। और डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर में कितना चेंज हुआ। प्रोडक्शन में चेंज कैसे निकालोगे, 50 - 34 और लेबर में चेंज कैसे निकालोगे, 7 - 4। सॉल्व करो कितना आएगा ये, 16 डिवाइडेड बाय 5.3333। तो मेरा अब मार्जिनल प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 5.3333 इसकी वैल्यू आ गई। तो मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के दो मेथड्स होते हैं। अगर एक ही यूनिट का डिफरेंस दे रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकलता है, टीपीएन - टीपीएन - 1। पर जब अगर एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस निकलता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकलता है, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टीपी का मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एंड डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द लेबर। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगने की वजह से एडिशनल कितना आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट है कंसेप्ट, हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एपी। एपी का मतलब क्या होता है आपका, एवरेज प्रोडक्ट। अगर आपको एपी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन क्यू। मतलब पर यूनिट अगर मुझे प्रोडक्शन निकालना है, एवरेज मतलब पर यूनिट कुछ निकालना, तो पर यूनिट अगर आपको प्रोडक्शन निकालना है तो एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी अपॉन क्यू। सपोज मुझे दे रखा है कि 5 लेबर टोटल कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, 60 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो एवरेज प्रोडक्शन निकालो कि ऑन एन एवरेज हर लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया होगा। तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 5 क्या आंसर आएगा, 12। तो हर एक लेबर ने ऑन एन एवरेज कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, हर एक लेबर ने 12 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया। यहाँ तक समझ में आ गया। 3 कंसेप्ट्स हैं अपने, टीपी, एमपी एंड एपी।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या इसी को बोला जाता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या क्या बोला जाता है इसको, रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोला जाता है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं वैसे डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये फोर्थ लॉ आया दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये लॉ क्या बोलता है कि जब स्टार्टिंग में अपन फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो शुरू में तो हर एक लेबर लगाने, वेरिएबल फैक्टर लगाने की वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, शुरू में आउटपुट बढ़ता है, पर एक लेवल के बाद वो आउटपुट कम होने लगता है, फिर एक लेवल के बाद वो आउटपुट जीरो हो जाता है, वो आउटपुट नेगेटिव में भी जाना शुरू कर देता है। मतलब सपोज मेरी एक मशीन थी, उसकी कैपेसिटी कितनी थी कि 4 लोग उस पे पीपल काम कर सकते हैं, तो वो फुल यूटिलाइज होगी। पहला लेबर आया, उसने कितनी यूनिट बनाई, 5, अभी मशीन मेरी फुल यूटिलाइज नहीं हुई। सेकंड लेबर आया, उसने 7 यूनिट बनाई, अभी भी मशीन फुल यूटिलाइज नहीं हुई। थर्ड लेबर आया, उसने 9 यूनिट बनाई, अभी भी मेरी मशीन फुल यूटिलाइज नहीं हुई। फोर्थ लेबर आया, उसने 11 यूनिट बनाई, अब मेरी मशीन कहीं जाकर फुल यूटिलाइज हुई। अब एक बंदा और आया मेरे पास, मेरा कोई रिश्तेदार कि मुझे भी काम पे रख लो, मुझे भी काम पे रख लो, तो मैंने उसको भी काम पे रख लिया। उसको काम पे रख लिया तो मेरी मशीन तो फुल यूटिलाइज हो चुकी थी, तो उसकी वजह से इतना प्रोडक्शन नहीं होगा। सपोज उसने कितनी यूनिट्स बना कर दी, 7 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट लेबर आया, मुझे भी काम पे रख लो, खाने के पैसे चाहिए, तो उसकी वजह से सिर्फ कितनी यूनिट्स बनी, 3 यूनिट्स। नेक्स्ट लेबर आया, उसने कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट बनाई नहीं, और नेक्स्ट लेबर आया, उसमें लड़ाइयां होनी शुरू हो गई, तो उसकी वजह से -2 यूनिट्स। -2 यूनिट मतलब जो टोटल पहले प्रोडक्शन हो रहा था बल्कि उससे भी कम प्रोडक्शन होने लग गया, क्योंकि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन की, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आने लग गई, लोग एक दूसरे से लड़ने लग गए। अब इसका ये तो हो गया मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन, हर एक एडिशनल लेबर की वजह से एडिशनल कितना प्रोडक्शन। अगर मैं यहाँ पे टीपी निकाल दी तो टीपी पहला 5, सेकंड क्या आता, 5 + 7 कितना आता, 12 + 9 21, 21 + 11 32 + 7 39, then 42 0, और यहाँ पे वापस 40, मतलब हम 42 तक बनाने लगे। जीरो का मतलब यहाँ पे कोई भी एडिशन नहीं हुआ, इसने भी कितनी यूनिट्स बना कर दी, 3 यूनिट्स, सॉरी 3 नहीं 0 यूनिट्स उसने बना कर दी, तो कोई एडिशन नहीं हुआ नए लेबर की वजह से, तो टीपी कितना हो गया अपना, 42 हो गया, एंड फिर 40 हो गया। मतलब पहले जो 42 प्रोडक्शन हुआ था उसकी वजह से और कम मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की। स्टार्टिंग में फिक्स फैक्टर के साथ जब आप वेरिएबल फैक्टर लगाते हो तो शुरू में तो आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर आपका एडिशनल प्रोडक्शन कम होने लगता है, फिर एडिशनल प्रोडक्शन 0, फिर वो नेगेटिव में होना शुरू होता है। अगर अपन इसको वैसे टेबल की फॉर्म में देखें, अगर अपन इसको टेबल की फॉर्म में देखें, आप ये टेबल देख सकते हो, यहीं से टेबल देख लेते हैं, अपन ने जो बनाई थी टेबल वो अपन यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। शुरू में तो आपका एमपी बढ़ रहा है, यहाँ तक एमपी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, जब तक मशीन फुल यूटिलाइज नहीं रहेगी। फुल यूटिलाइज के बाद अगर आप और यूनिट्स लगाते हो तो एमपी आपका 4 होने लग गया, फिर एमपी क्या हो गया 0, और फिर एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसके कर्व्स बनाती, एमपी और टीपी के कर्व्स बनाती, तो ये मेरा बनता टीपी का कर्व, और एमपी पहले ज्यादा था फिर कम, एमपी शुरू में तो बढ़ता है, फिर वो कम होने लगता है, फिर वो 0 नेगेटिव में भी पहुंच जाता है। एमपी 0 भी हो सकता है, एमपी नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ तक तो टीपी बढ़ा, यहाँ से आगे टीपी भी क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। यहाँ पे 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बन सकती हैं आपकी, ये फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोल सकते हैं, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब यहाँ पे इनिशियली क्या होता है, आपका एमपी भी बढ़ रहा है और टीपी भी किस रेट से बढ़ रहा है, आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो अगर अपन यहाँ पे रिलेशनशिप देखें बिटवीन द एमपी एंड टीपी, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं एमपी और टीपी की, तो जब तक मेरा एमपी बढ़ता है तब तक मेरा टीपी भी बढ़ता है, और किस रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से मेरा टीपी बढ़ता है।
उसके आगे अगर अपन बात करें एमपी फॉल होने लग गया, एमपी फॉल हो गया, तब भी मेरा टीपी बढ़ रहा है, तब भी टीपी बढ़ रहा है, बट किस रेट से बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि हर बार जो एमपी का एडिशन होता था वो कम 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 होता जा रहा है। अगर आप ये वाली स्टेज देखें कि जब एमपी आपका 0 था तब उस टाइम पे टीपी क्या होता था? अपने मैक्सिमम पे होता है। देन एमपी आपका नेगेटिव में चला गया तो टीपी क्या हो जाएगा? टीपी डिक्लाइन होने लग जाएगा, पहले भी जितना प्रोडक्शन करा था उतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये चार रिलेशनशिप्स होती है बिटवीन द एमपी टीपी। शुरू में जब एमपी बढ़ता है तो टीपी भी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, बाद में एमपी फॉल होता है पर टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, बाद में डिमिनिशिंग रेट से, बाद में एमपी 0 तो टीपी मैक्सिमम, एमपी नेगेटिव। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ एमपी इज द रेट ऑफ टीपी? क्या मैं कह सकती हूँ? हाँ, एमपी इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एमपी डिमिनिशिंग, टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एमपी 0 कांस्टेंट, टीपी भी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ, एमपी नेगेटिव तो टीपी होने लग गया। तो आप एमपी को टीपी की रेट कह सकते हैं। जब आपका MP0 TP मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट होता है? जब MP0 होता है उस टाइम पे TP अपने क्या होता है? मैक्सिमम पे होता है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कुछ गलत किया कि सॉरी इसको नहीं कहते बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको कहते हैं? एमपी यहाँ पे बढ़ चुका और टीपी यहाँ तक किस रेट से बढ़ चुका? इंक्रीजिंग रेट से आपका टीपी बढ़ चुका है। इसके आगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके आगे एमपी फॉल होगा और टीपी बढ़ेगा तो सही, बट किस रेट से बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट से टीपी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसी पॉइंट को क्या कहते हो आप? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। एज अ प्रोड्यूसर आप कौन सी स्टेज पे रुकना पसंद करेंगे? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? क्या आप स्टेज 1 पे रोक देंगे अपना प्रोडक्शन? नहीं, क्योंकि अभी मेरे को क्या हो रहा है स्टेज 1 पे कि नए नए लेबर लगाने की वजह से मेरा आउटपुट बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा, चाहे वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा हो पर वो बढ़ रहा है, तो मैं फर्स्ट स्टेज पर तो रुकने का सवाल ही नहीं होता। क्या मुझे थर्ड स्टेज में एंटर करना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एमपी भी डिक्लाइन नेगेटिव में चला गया और टीपी भी डिक्लाइन होने लग गया, तो वहां जाना ही चाहिए। आपके लिए बेस्ट स्टेज कौन सी होती है? सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में एमपी तो डिक्लाइन हो रहा है पर टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया सेकंड स्टेज के अंदर, तो अपन को कौन सी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जाना चाहिए? सेकंड स्टेज पे जाना। थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की अपन ने क्या पढ़ी? 3 स्टेजेस पढ़ी। प्रोडक्शन की अभी अपन ने 3 स्टेजेस पढ़ी। फर्स्ट स्टेज को कहा जा सकता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्यों इसको इंक्रीजिंग का? क्योंकि इस स्टेज में आपका एमपी भी इंक्रीज होता है और टीपी भी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, इसलिए इस स्टेज को क्या कहा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहा। सेकेंड स्टेज जो होती है उसको कहा जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इस स्टेज में क्या होता है? आपका टीपी अभी भी बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से अब टीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, और इस स्टेज में क्या होता है? एमपी आपका फॉल होने लग जाता है। थर्ड स्टेज को कहा जाता है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है? आपका टीपी भी यहाँ पे आपका डिक्लाइन होने लग गया और एमपी भी क्या होने लग गया? आपका नेगेटिव में चला गया। टीपी डिक्लाइन, एमपी नेगेटिव, द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, एमपी फॉलिंग, टीपी इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग रेट से, तो एमपी स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और अगर आपका एमपी और टीपी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इंक्रीजिंग रेट से तो उसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की होती है, कौन सी?
Increasing returns to factor. Negative return. Reason for increasing returns to factor. Increasing returns to factor के क्या-क्या reasons हैं? सबसे पहला है indivisibility of the fixed factor. आप क्या fixed factor को divide कर सकते हैं? नहीं, मैं मशीन को divide ही नहीं कर सकती, तो मेरे को जैसे लेबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरी मशीन की efficiency बढ़ना शुरू हो जाएगी. Then second है efficiency of variable factor. Efficiency of variable factor increases. इसकी efficiency कैसे बढ़ रही है? Due to increase in the quantity of the variable factor, it becomes possible to introduce division of labor, leading to the specialization. This results in more output per worker. तो की efficiency बढ़ जाएगी क्योंकि हम division of labor कर पा रहे हैं, जिसको जो काम आता है उसको वो काम. Then stage 2 क्या कहती है? Stage of diminishing returns. Diminishing returns में क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे MP आपका फॉल होने लग गया और TP increasing but diminishing rate. इसके रीजंस क्यों ऐसा हुआ? इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स. हम फिक्स्ड फैक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप उसको जब ऑप्टिमम यूटिलाइज कर चुके हो उसके बाद भी अगर आप उसको यूटिलाइज करते हो तो आपके उसके नेगेटिव रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे, वो ओवर यूटिलाइज होने लग जाएगी. एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द फैक्टर्स. जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते. लेबर एंड मशीन आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द ईच अदर. अगर मुझे जरूरत मशीन बढ़ाने की और वहां मैं लेबर बढ़ा रही हूं तो मेरे को इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. लास्ट है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. नेगेटिव रिटर्न्स के रीजंस क्या हो सकते हैं? यहाँ पे एमपी तो नेगेटिव में चला गया, टीपी क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया. उसका रीजन क्या हो सकता है? वेरिएबल फैक्टर बहुत 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 ज्यादा अपने वेरिएबल फैक्टर लगा दिए तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है, उनकी कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन उनके में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए लड़ाइयां हो सकती हैं उनके बीच में. तो जो हम पहले अचीव कर पा रहे थे हो सकता है हम उतना भी अचीव नहीं कर पाए. तो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, उन तीनों के अपन ने क्या देख लिए? रीजंस देख लिया. और कौन सी स्टेज पे प्रोड्यूसर को रुकना चाहिए अपना प्रोडक्शन? स्टेज 2. क्यों? क्योंकि एमपी 0 पर टीपी अपने मैक्सिमम पे, हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल रहा है. हर एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगाने की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है. इसलिए हमें स्टेज 2 पे रुक जाना चाहिए एज अ प्रोड्यूसर. एज अ प्रोड्यूसर क्या आपको स्टेज 1 पे रुक जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे को आउटपुट बढ़ रहा है मेरा जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर लगा रही हूँ. एज अ प्रोड्यूसर क्या मुझे स्टेज 3 में एंटर करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरे वेरिएबल फैक्टर लगाने की वजह से टीपी और कम हो रहा है, तो इसलिए मुझे स्टेज 3 में जाना नहीं चाहिए. 1 पे रुकना नहीं चाहिए. रुकना किस पे चाहिए? 2 पे रुकना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट स्टेज है. यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पे होता है. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी अपन ने देख लिया. क्या रिलेशनशिप है बच्चों टीपी एमपी के बीच में? जब तक एमपी बढ़ेगा तब तक टीपी बढ़ेगा तो सही, और किस रेट से बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट से. एमपी फॉलिंग तो टीपी अभी भी बढ़ेगा किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से. एमपी 0 टीपी मैक्सिमम, एमपी नेगेटिव टीपी. क्या मैं एमपी को टीपी की रेट कह सकती हूँ? एमपी को टीपी की रेट कहा जा सकता है. हाँ, एमपी को टीपी की रेट कहा जा सकता है. अब अपन देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी. एमपी और एपी में क्या रिलेशनशिप होते हैं? एमपी एपी में क्या रिलेशनशिप होता है? एपी आप लोग जानते हो, एपी क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन. एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हो? PP divided by Q. Q मतलब नंबर ऑफ लेबर्स. टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ लेबर्स हैं. पर यूनिट लेबर का मुझे पता चल जाता है कितना प्रोडक्शन है. इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ये इसका डायग्राम होता है. देखो क्या रिलेशनशिप होता है.
जब तक एमपी एपी से बड़ा है, ऊपर यहाँ पे ये एमपी एपी से बड़ा चल रहा है, तब तक आपका एपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे ही आपका एमपी छोटा हो जाता है एपी से, एमपी छोटा हो गया एपी से, तो उसके बाद क्या होता है, एपी आपका फॉल होने लग जाता है। एमपी जो है वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट एपी कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। फोर्थ रिलेशनशिप, जिस पॉइंट पे एमपी एपी एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन है बच्चों, प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है और कॉस्ट कम होती है, उस टाइम पे एपी अपने क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पे होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप्स होती है बिटवीन द एमपी एंड द एपी। जब तक एमपी एपी से बड़ा तब तक एपी राइज करेगा, एमपी बड़ा एपी बढ़ रहा है, एमपी छोटा एपी फॉल हो रहा है। इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, जब एपी अपने मैक्सिमम पे होगा। एमपी जीरो नेगेटिव भी हो सकता है, बट एवरेज प्रोडक्शन कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होता है। तो ये चार रिलेशनशिप्स होती है बिटवीन द एमपी एंड द एपी। क्लियर, समझ में आ गया? Assumptions of the law of variable proportion, जो हम law variable proportion पढ़ते हैं उसके क्या assumptions हैं? Ratio in which factors of production are combined can be changed. जिस रेशियो में आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया है उस रेशियो को आप चेंज कर सकते हो। मतलब अपन पढ़ रहे हैं assumptions। अजम्पशन कहता है कि जिस रेशियो में आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया उस रेशियो को आप चेंज कर सकते हो। मतलब पहले मैं कह रही हूँ कि 4 लेबर 2 मशीन मिलकर काम कर रही है, मैं ऐसा कह सकती हूँ 6 लेबर और 2 मशीन मिलकर काम कर रही है, तो इनका रेशियो को मैं चेंज कर सकती हूँ। सेकेंड अजम्पशन कहता है कि जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स आप ले रहे हो वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, सब लोग एकदम सेम होने चाहिए, सबकी एफिशिएंसी एकदम सेम होनी चाहिए। और हमेशा 1 by 1 ही आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे, 2 थे 3 थे 4 थे ऐसे ही बढ़ाओगे, कभी भी 2 से 5 नहीं करोगे। देन हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं हो रही है, नॉट चेंज। मैं मानकर चलती हूँ कि टेक्नोलॉजी हमेशा सेम है। एंड मैं सिर्फ यहाँ पे फिजिकल इनपुट आउटपुट की बात करती हूँ, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट की बात करते हैं, उनकी इकोनॉमिक टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में क्या वैल्यू है वो यहाँ पे बात नहीं करी जाती। तो 4 असम्पशंस होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। पहला असम्पशन है कि जिस रेशियो में आपने वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन किया है वो रेशियो आप चेंज कर सकते हो। सेकंड है कि वेरिएबल फैक्टर्स जितने भी होंगे वो सब होमोजेनियस होंगे, सेम होंगे, सबकी एफिशिएंसी सेम होगी, सारे वेरिएबल फैक्टर्स को 1 by 1 करके ही बढ़ाएंगे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज नहीं होगी, और हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, उनकी इकोनॉमिक या मॉनेटरी टर्म्स में क्या वैल्यू है वो हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं। देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। ये अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। एक अजम्पशंस हैं आपके अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के क्या अजम्पशंस हो सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के क्या अजम्पशन हो सकते हैं। पहला प्रोडक्शन फंक्शन का अजम्पशन है कि प्रोडक्शन फंक्शन आप पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पे प्रोडक्शन निकालते हो कि कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है। सेकंड है यहाँ पे आप मानकर चलते हो कि जो टेक्नोलॉजी आप काम में ले रहे हो वो क्या है, कांस्टेंट है, वो बार बार चेंज नहीं हो रही है। अपन मानते हैं कि जो प्रोड्यूसर हमेशा बेस्ट टेक्निक पे ही काम कर रहा है।
स्टेट ऑफ आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब क्या कहता है, अगर आपने कोई भी इनोवेशंस किए हैं तो उसी इनपुट से आप ज्यादा आउटपुट बना सकते हो। सपोज 10 लेबर और 2 मशीन मिलकर पहले कितनी 50 यूनिट बना पा रही थी, तो मैंने कोई इनोवेशन कर दिया, मैंने मशीन्स के अंदर कोई इनोवेशंस वगैरह कुछ भी कर दिया, तो यही 10 लेबर और यही 2 मशीन मिलकर आप 70 यूनिट्स तक बना पाएंगे। अगर आपने कोई भी इनोवेशन कर दिया, कुछ भी मेथड चेंज कर दिया, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपके लेबर स्किल्ड लेबर आप ले आए और ज्यादा, तो यही 10 लेबर आपका ज्यादा यूनिट को प्रोड्यूस कर दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि जो हम इनपुट से आउटपुट बनाते हैं वो आउटपुट हमेशा कैसा होता है, आपका मैक्सिमम लेवल का आउटपुट आप जनरेट करते हैं। तो दो अलग अलग चीज के अजम्पशन पढ़े, एक अजम्पशन हमने प्रोडक्शन फंक्शन का पढ़े और एक अजम्पशन हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के पढ़े। प्रोडक्शन फंक्शन के क्या क्या अजम्पशन थे कि हम पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पे प्रोडक्शन निकालते हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, बेस्ट टेक्निक काम में ले रहे हो, स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब अगर आप कुछ भी इनोवेशन करते हो तो गिवन इनपुट से आप ज्यादा आउटपुट बना सकते हो। एंड हम ये मानकर चलते हैं कि जो हम इनपुट से आउटपुट बना रहे हैं वो मैक्सिमम लेवल का आउटपुट हम जनरेट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। बाय, याद करके आना है कल।